हम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, उसको सीतायन के नाम से भी हम जानते हैं, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये बुक की जो ऑथर है उनका नाम देना मरियम है और वो न्यूयॉर्क में रहती है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने अपने साधना से अपने इन जन्मों को देखा और फिर उनका माता सीता और श्री राम से बहुत ही क्लोज कनेक्शन रहा है हमेशा। और क्यों उनके मन में हमेशा जो ये प्रश्न था उसका उत्तर इस बुक में हमें देखने को मिलता है कि क्यों वो हमेशा उनसे एक अटैचमेंट, एक प्रेम, ऐसा प्रेम जो इस मटेरियल वर्ल्ड के, फिजिकल वर्ल्ड के डेफिनेशन, जो हमारे दिमाग में जो डेफिनेशन है प्रेम की, उससे कहीं ज्यादा अनकंडीशनल लव और यूनिवर्सल लव बोल सकते हैं। तो वो क्यों वो एक्सपीरियंस करती थी जब भी वो श्री राम और माता सीता का नाम सुनती थी। तो इस बुक का पार्ट 1 हम देख रहे हैं अभी, जिसमें उनका जन्म, मीनाक्षी नाम की एक लड़की है, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वो जनक बाबा यानी मिथिला के राजा उस समय के, वहां पे वो काम कर रही है, उनको सर्व कर रही है। महलों के, महल से रिलेटेड कुछ भी काम, कोई भी सेवा वो करती है। तो हमने अभी तक जो कहानी देखी उसमें देखा कि कैसे माता सीता का जन्म होता है, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और कैसे अलग अलग स्टोरीज उन्होंने हमें सुनाई माता सीता से कनेक्टेड। उनके मन में प्राणियों के प्रति कितनी कंपैशन था, कितनी करुणा से भरी थी माँ। और कितना ज्ञान, कितना ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज था माँ को। तो ये सब उन्हें बाकियों से बहुत अलग करता था। पर फिर भी इतना सब, इतना ज्ञान होने के बाद भी, इतनी करुणा, इतना प्रेममय स्वभाव होने के बाद भी माँ एकदम नॉर्मल, जैसे एक साधारण सी स्त्री या अ, लड़की जैसे रहती है वैसे ही वो रहते थे। आगे कहानी में बढ़ते हैं और इस पार्ट में हम सोमा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे कहानी को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी कह रही है कि थोड़े सालों के बाद, सीता माँ के आने के थोड़े सालों के बाद, महारानी सुनैना को दूसरी पुत्री हुई जिनका नाम उर्मिला उन्होंने रखा। और सीता और उर्मिला के 2 और कजिन्स भी थे। तो ये जो घर है पूरी तरह से बच्चों से भरा हुआ था। और जब माता सीता 12 साल की हो गई, 12 इयर्स, तब एक यंग लड़की जिसका नाम सोमा था, वो थोड़ी बड़ी थी माता सीता से, वो महल में आई और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे कोई काम दीजिए। तो महाराजा ने उन्हें उन्हें ले लिया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और उनको सीता माँ का पर्सनल अटेंडेंट बना दिया। और जैसे ही सोमा अपने काम पे लग गई तो वो भी अ, सीता माँ को माता करके ही बुलाती थी, जैसे बाकी सारे हम सब लोग बुलाते हैं, ऐसा मीनाक्षी बोल रही है। सोमा बहुत ही दिखने में एकदम सीधी सादी, सिंपल, अट्रैक्टिव लड़की थी। और ज्यादा वो कुछ करती नहीं थी अपने अपीयरेंस के साथ। हमेशा बाल उनके कपड़े से ढके होते थे। कोई भी काम उनको दिया जाए वो बहुत ही नम्रता से हमेशा करती थी। और बहुत मेच्योर थी वो, उनके उनके अंदर बहुत ज्ञान था। मीनाक्षी कह रही है उनको देख के मुझे मेरे पिता की याद आती है। और वो बोलती है कि, मीनाक्षी कहती है, जब मैं यंग थी और मैं मेरे पिता को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इनसे अच्छा सेवक तो कोई हो ही नहीं सकता। और वही सेम क्वालिटीज मीनाक्षी कह रही है मुझे सोमा में दिखती है। माँ के, वो इतना ज्यादा माँ से अटैच थी सोमा कि माँ के मन में कुछ भी विचार आए, कोई भी विश
आए उससे पहले, इससे पहले कि वो एक्सप्रेस करें बोल के, सोमा को पहले पता चल जाता था। अगर माँ को कोई कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो सोमा पहले ही बना देती थी। और पूजा के लिए फूल इकट्ठा करना, सामान तैयारी करना, सब कुछ सोमा को हर चीज पता होती थी कि माँ को कब क्या चाहिए। और वो पूरी तरह से हमेशा अलर्ट रहती थी और पूरी तैयारी में रहती थी। धीरे धीरे मैं और सोमा बहुत क्लोज आ गए, मीनाक्षी कह रही है। और मेरे बच्चे जैसी ही लगती थी मुझे सोमा, ऐसे मीनाक्षी बोल रही है। और फिर एक दिन पूजा पूजा से पहले, शाम की पूजा से पहले वो लोग गार्डन में थोड़े फूल इकट्ठा कर रहे थे पूजा के लिए। तो माता थी मीनाक्षी के साथ। और वो मीनाक्षी के सर से कुछ हटाने की कोशिश कर रही थी। तो मीनाक्षी को लगा शायद कोई इंसेक्ट होगा, पर माँ कह रही कि नहीं, मैं हटा नहीं पा रही हूँ। तो मीनाक्षी ने पूछा माँ को, कोई कीड़ा कुछ ऐसे दिखा आपको? तो माँ कह रही है नहीं, एक बादल जैसे कुछ है। मैं माँ कहती है सॉरी, मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हट नहीं रहा है। पर माँ कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पिताजी से बात करूंगी। तो फिर मीनाक्षी कह रही है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, माता क्या बोल रही हैं। और फिर उन्होंने बोला कि, मीनाक्षी कह रही है उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। और वो सारी चीजें देख सकती थी, फील कर सकती थी, जो हमें साधारण मनुष्य को देखना या फील करना पॉसिबल ही नहीं था। इस ऐसा लगता था जैसे वो हमारे माइंड को पढ़ सकती है, हमारे हार्ट, हमारे दिल में क्या चल रहा है उनको पता चल जाता था। तो मीनाक्षी सोचती है शायद उस मिस फॉर्चून, वो जो उसके पिताजी, मीनाक्षी के पिता ने उन्हें एक बार बताया था कि जनरेशन से उनको एक बहुत ही बुरी, एक मिस फॉर्चून या कुछ एक बुरी अनफॉर्चुनेट चीज जो उनकी जनरेशन से चली आ रही है। शायद वो तो उसके बारे में तो नहीं बात कर रही माँ, ऐसा प्रश्न मीनाक्षी के मन में आया। और मैं सोच रही थी, मीनाक्षी कह रही है पता नहीं शायद वही होगा। तो फिर बाद में सोमा इन दोनों की बातें सुन के मीनाक्षी को बोलती है कि तुम माता पे विश्वास रखो, अगर कुछ होगा, कोई मुश्किल है तो वो सॉल्व कर देंगी। और फिर मीनाक्षी कह रही है बिल्कुल, मैं भी इसमें विश्वास रखती हूँ। हम सब की लाइफ में बहुत कुछ हील हुआ है, बहुत कुछ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो माँ ने ठीक कर दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है माता पे। और मीनाक्षी कह रही मैं बोलना चाहती थी सोमा को कि मैं क्या क्या सोच रही हूँ, पर मैं बोल नहीं पाई। मैंने सोचा जाने दो, शायद ये सही वक्त नहीं है। उसके बाद मीनाक्षी कह रही है कि जब भी माता बाहर निकलती थी महल से या लोग उन्हें देखते थे तो उनकी खूबसूरती को देखते ही रहते थे, उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता था। पर जनक बाबा कभी बोलते नहीं थे और माता ने कभी नोटिस भी नहीं किया। पर जनक बाबा को ये इतना अच्छा, इतना ठीक नहीं लगता था। वो हमेशा सुनैना माँ से कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि लोग माँ की इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी जो उनके अंदर है, प्रेम ममता, उसको देखें, ना कि उनकी बाहर की जो अपीयरेंस है, जैसे वो दिखती है, उनके नयन नक्शे से हैं, वो भी बहुत सुंदर है। और लोग जनरली जनक बाबा कह रहे हैं उसको ही देखते हैं और उसी से इम्प्रेस होते हैं। पर मैं ये नहीं, मैं मुझे दुख होता है जब मैं इसे देखता हूँ तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो माँ को समझे, उनकी, उनके अंदर उनकी सोल को समझे। आगे जो उनका जो हृदय इतना इतना ज्यादा उदार था, उसको उसको समझने की कोशिश करे, ना कि उनके उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, वो सब। फिर माँ के बारे में और बताते हुए मीनाक्षी कहती है कि मिथिला में कभी भी किसी पर कोई भी संकट आने वाला हो, माँ को पहले पता चल जाता था और वो तुरंत पहुंच जाती थी उनकी हेल्प करने के लिए। तो और ऐसे हेल्प करती थी जैसे वो उनका कोई क्लोज
हो पूरी तरह से वो मदद करते थे। फिर लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे माँ की पढ़ाई जो ऋषि गार्गी थी उनके साथ शुरू हो गई थी। तो माता ने उनके साथ स्पिरिचुअल डिबेट करना सीखा। आध्यात्मिक बातों पे उनका डिबेट डिस्कशन होता था। और जनक बाबा भी कभी कभी पार्टिसिपेट करते थे। जब जनक बाबा और माता सीता का डिबेट होता था तो मोस्टली जनक बाबा ही जीतते थे। पर एक समय ऐसा आया जब माँ उनको उनको ऐसा प्रश्न पूछती थी जो जिसका आंसर जनक बाबा के पास भी नहीं था। तो तब उन्हें सारे जो लोग थे महल में काम करने वाले उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये डिबेट जो इन लोगों के बीच में होता है वो सुनना और देखना कि माँ क्या बोल रही है और क्या ज्ञान दे रही है। एक पॉइंट पे जनक बाबा माँ को कहते हैं कि अब आप मेरे गुरु बन गई हैं। आपको मुझसे भी ज्यादा ज्ञान है और आपके पास और भी प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो माँ कहती कि नहीं, मैं हमेशा आपकी डॉटर, आपकी बेटी ही हूँ और हमेशा मुझे वही रहना है। आगे जनक बाबा बोलते हैं सीता को कि आपका जो माइंड है वो इतना इंसाइटफुल है, इतना इतना उसमें ज्ञान है, ये मैंने अनुभव किया है। और इस ज्ञान को आप पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए यूज करिए। और कोई और कभी भी अपने अंदर प्राइड या अपना ईगो, अहंकार हमें नहीं आने देना चाहिए। अगर अ, हमारे पास इतना ज्ञान है तो। और जो यही ईगो ही सबसे बड़ा रीजन है, बहुत बड़े बड़े गुरु ऋषि, बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग जो है मोस्टली वो उनका जो डाउनफॉल होता है वो इसी वजह से होता है कि ज्ञान आने के बाद उनके अंदर ईगो आ जाती है कि मुझे इतना कुछ पता है। लेकिन ऐसा आप नहीं करना, ऐसे जनक बाबा माता सीता को कहते हैं। आगे और थोड़े साल बीतते हैं और फिर सुमा और माँ हमेशा वो दोनों साथ में रहते थे। लेकिन माँ अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो अकेले जंगल में जाया करती थी। अ, कभी किसी प्राणी को हेल्प करने के लिए या कुछ भी। कभी वो ऋषियों के साथ बैठ के डिबेट करते थे। तो अब मीनाक्षी कह रही है अब मुझे इतना डर नहीं लगता जो वो अकेली जाती है। तो अब मैं जानती हूँ कि वो अपना ध्यान रख सकती है। आगे फिर भी उनको थोड़ा सा डर, हमेशा उनको और सुनैना माँ को थोड़ा सा डर लगा रहता था। एक दिन सुबह सुबह माँ कहीं पे निकल गई और थोड़ी बहुत देर हो गई और वो महल वापस नहीं आई। तो सुनैना माँ को थोड़ी सी चिंता होने लगी और उन्होंने पूछा मीनाक्षी को कि तुमने देखा है उन्हें। तो मीनाक्षी कहती नहीं, सुबह से मैंने उनको नहीं देखा। फिर माँ कह रही उर्मिला ने भी उनको सुबह से नहीं देखा, पता नहीं। और फिर माँ कह रही है कि एक्चुअली आज शाम को बहुत सारे ऋषि आ रहे हैं महल में, तो हमने दावत का, उनके खान पीने का अरेंजमेंट किया है। और पता नहीं सीता कहाँ है, तो आप देखो कि कहाँ पे है। तो वो मैं मीनाक्षी कह रही है मैंने सोमा को बताया और सोमा ने बोला कि जब वो अगर वो जंगल में जाए तो जंगल का कुछ ऐसे घूमने के लिए या कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए तो वो कभी अकेली नहीं जाती है। जब जब वो अकेले जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो मेडिटेशन करने के लिए जा रही है और वो कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन, कुछ अलग लेवल के जो डीटीज हैं, अलग लेवल के जो डिवाइन बीइंग्स हैं, उनसे कनेक्शन करने के लिए या उनसे कुछ बात करने के लिए वो अकेले मेडिटेशन करने के लिए जाती है। तो सोमा कहती है ठीक है, मैं जाके देखती हूँ और मैं उनको वापस बुला के लाती हूँ। और ऋषि कार्की भी सुनैना माँ कह रही है ऋषि कार्की भी आने वाली है सारे ऋषियों के साथ। तो मुझे पता है कि सीता को बहुत अच्छा लगता है सबको खाना सर्व करना, तो आप दिन खत्म होने से पहले प्लीज उसको लेके आइए। और फिर मीनाक्षी सोमा जाती है जंगल में माँ को ढूंढने के लिए। पर उस वो भी वापस नहीं आती। और फिर
सुनैना माँ मीनाक्षी को कहती है कि तुम जाके देख के आ सकती हो, तो मीनाक्षी भी जाती है पीछे पीछे। और फिर अभी तक इतने सालों तक माता के साथ रहते रहते मीनाक्षी को आदत हो गई है जंगलों में जाके घूमने की, या उसे रास्ते पता है। तो अभी वो जाके देखती है तो उसे सोमा दिखती है, और वो सोमा बहुत डरी होती है। और वो बोलती है कि मीनाक्षी को कि तुम जल्दी जाओ और जनक बाबा को लेके आओ, क्योंकि मैंने अभी माता को देखा, वो बहुत बहुत डीप मेडिटेशन में चली गई है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें वापस लाने की, पर वो नहीं आ रही है। तो मीनाक्षी कहती है कि मीनाक्षी बहुत डर जाती है, और फिर उसको लगता है कि कहीं माता हमें छोड़कर तो नहीं चली गई हैं। तो वो एकदम से टर्न करती है और भागना शुरू करती है, और ये भाग भाग में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। पर फिर भी वो अपनी चोट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, और भागते भागते महल जाके राजा जनक को, जनक बाबा को बताती है कि मीनाक्षी ने ऐसे ऐसे सोमा ने ऐसे ऐसे बोला है और आपको बुलाया है। तो जनक बाबा भी डर जाते हैं, और वो बोलते हैं कि इसी बात का मुझे डर था कि किसी दिन माता को ये पता ना चल, याद ना आए कि वो कहाँ से आई हैं। और वो इमीडिएटली कुछ सोल्जर्स को लेके जाते हैं जंगल की तरफ। और मीनाक्षी थोड़े फल और पानी भी लेके जाती है। फाइनली सब लोग माता को देख लेते हैं, और वो एक बहुत बहुत डीप मेडिटेशन में वो गई होती है। तो जनक बाबा भी उनके साथ मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। और उसके बाद ऋषि गार्गी भी जनक बाबा के साथ आती है, वो भी मेडिटेशन में बैठती है। पर थोड़ी देर के बाद जनक बाबा उठते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें वापस नहीं ला पा रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि जो ऋषि गण हमारे पैलेस में, हमारे महल में हैं, उन्हें भी लेके आते हैं यहाँ पे। सब मिलके प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो शायद माँ को वापस लेके आ सके हम। तो सोमा जाती है महल की तरफ और ये मैसेज देती है, और फिर सारे ऋषि जो है वहाँ पे वेट कर रहे थे महाराज का, वो भी आते हैं वहाँ पर। और सब लोग माता सीता के आसपास एक सर्कल में बैठ के ध्यान करना शुरू करते हैं। और ऐसे ध्यान करते करते पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह थोड़ा सा जब जनक बाबा सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हैं, फिर धीरे धीरे सारे जो ऋषि हैं सब ध्यान से बाहर आते हैं, और हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगता है कि उन्हें कितना डीप एक्सपीरियंस हुआ। और फिर धीरे धीरे माता भी ध्यान से बाहर आ जाती है। मीनाक्षी कहती है कि उनको ध्यान से बाहर आते हुए जब उन्होंने देखा तब उन्हें इतना अच्छा लगा। और फिर जनक बाबा ने कहा कि उनसे पूछा कि आप कहाँ चली गई थी, मैंने इतना ढूंढने की आपको कोशिश की, लेकिन आप कहीं नहीं मिली मुझे। तो माँ ने कहा कि हाँ हाँ, मैं बहुत बहुत गहरी समाधि में चली गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस लेके आए। तो जनक बाबा कहते हैं कौन? तो माँ कह रही है कि वो जिनसे मेरा विवाह होने वाला है, अगर वो नहीं आते। उन्होंने मुझे बोला मेरे कान में कि हम लोग बहुत जल्दी अभी मिलने वाले हैं, और ये सुनते ही मेरा जो शरीर है वापस से, मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है वापस से मेरे शरीर में आ गई। तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं वापस आ भी नहीं पाती। जनक बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत बहुत चिंता हो रही थी आपकी, और मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप हमें छोड़ के जाएं। तो माँ उनको बोलती है कि नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी मेरे जाने का टाइम आएगा मैं आपसे परमिशन लेके ही जाऊंगी, क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्ट पर मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ। फिर माँ कह रही है चलो अभी मुझे एक्चुअली इन सारे ऋषियों को कल ही खाना परोसना था, पर मैं नहीं कर पाई, तो वो माफी मांगती है। वो कहती है जो फल और पानी मीनाक्षी लेके आई थी माँ के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा वो सबको दे देती है, और वो खाने के बाद सब वापस महल चलते हैं। और जनक बाबा भी बोलते हैं कि हाँ चलिए, मैं भी आ रहा हूँ। और माँ ने देखा मीनाक्षी के पैरों में चोट लगी है, तो माँ कह रही है कि ठीक है आप लोग चलिए, मैं थोड़ा इस मीनाक्षी को हेल्प करके उसकी चोट पे कुछ मेडिसिन लगा के फिर मैं आती हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट हम रोकते हैं।
आगे देखेंगे स्टोरी में और क्या होता है। तो थैंक यू मास्टर्स।